नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज आपको भारत की द सिंध स्टोरी दिखाएंगे, जिसे लेकर पाकिस्तान में पैनिक है। ये बटन दबाया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जिन्होंने कहा है कि सिंध आने वाले वक्त में भारत में वापस आ सकता है। इससे पाकिस्तान कैसे बुरी तरह बौखलाया है, देखिएगा। फिर उन हिडमा लवर्स पर कुंजी जो दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के विरोध में वैचारिक प्रदूषण फैलाने पहुंचे थे, जिन्होंने 150 जवानों के हत्यारे नक्सली के लिए हर घर से हिडमा निकलेगा जैसे नारे लगाए। आज हम उनके लिए एक स्प्रे लेकर आए हैं, वो मिस मत करिएगा। इसके बाद सत्ता में धर्मपाजी की सत्ता को नमन करेंगे, जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर हुआ, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान समेत कई सितारे पहुंचे। पीएम ने भी कहा ये एक युग के अंत का दिन है। एक बड़ी खबर यह है कि आज जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बहन और बड़े भाई के पैर छुए। प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य लोगों से भी मुलाकात की। एक बड़ा अपडेट अयोध्या से, जहां राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने की भव्य तैयारी हो रही है। मंदिर के साथ पूरे शहर को फूलों से सजा दिया गया है। सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम है। कल पीएम मोदी मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। सैन्य सत्ता से जुड़ा शुभ समाचार भी है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस माहे भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। माहे क्लास का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत तटीय इलाकों में गश्त करने, समुद्री रास्तों की सुरक्षा करने और दुश्मन पनडुब्बियों की तलाश करने में अहम रोल निभाएगा। हालांकि क्रिकेट के मैदान से खबर अच्छी नहीं है। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खराब है। पहली पारी में टीम 201 रन पर आउट हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज यानसन ने 6 विकेट लिए। हालांकि अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रन की बढ़त के बावजूद फॉलो ऑन नहीं दिया। लेकिन आज सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। वो चारों तरफ से बगावत की आग में जल रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेशक कितने भी दावे करें, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांत में रोज बगावत के नए बम फूट रहे हैं। पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सिंध प्रांत को भी पाकिस्तान से आज़ादी की एक नई उम्मीद दिखी है। बगावत की इस सिंध स्टोरी पर आज हमने सत्ता की पहली कुंजी तैयार की है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में हुआ बगावत का वो नया धमाका देखिए, जिसने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है। ये धमाका हुआ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में, जहां आज सुबह करीब 8 बजे पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स में परेड चल रही थी। परेड के लिए मैदान में 450 अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद थे। इन पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए टीटीपी ने खतरनाक प्लानिंग की थी। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि 3 हमलावरों के एक ग्रुप ने हेडक्वार्टर पर धावा बोला था। इनमें से शॉल ओढ़े एक फिदायीन था, जिसने कमर में बम बांध रखा था और हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंचते ही इसने खुद को डेटोनेटर से ब्लास्ट करके उड़ा लिया। इसके बाद 2 और हमलावरों ने मुख्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की। वो दोनों भी फिदायीन थे। उन्होंने भी शरीर में बम बांध रखा था, लेकिन वो अंदर घुस पाते उससे पहले ही वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हुए हमले ने आसिम मुनीर को बहुत परेशान किया है, क्योंकि ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान एक नहीं कई बार दोहा से लेकर इस्तांबुल तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सामने शांति के लिए नाक रगड़ चुका है। लेकिन टीटीपी हर रोज पाकिस्तान को एक नया जख्म दे रहा है। वैसे अगर पाकिस्तान के इन अंदरूनी संकटों पर कोई वेब सीरीज बनाई जाए तो उसका नाम होगा बागी, जिसका सबसे ताज़ा रिलीज एपिसोड का नाम है सिंध। किसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को बचाने में लगे आसिम मुनीर के आगे अब सिंध वाला संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। आपको जानना चाहिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो क्या बयान था जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा। असल में रक्षा मंत्री सिंधी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज सिंध की धरती भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। सीमाएं तो कभी भी बदल सकती हैं। कौन जानता है कल को सिंध फिर भारत में लौट आए। पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा बयान सुनिए, फिर आपको पाकिस्तान के डर का पूरा हिसाब किताब भी बताएंगे। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू
सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। राजनाथ सिंह के इतना कहते ही पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। वो इस बयान को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताते हुए गिड़गिड़ाने लगा। साथ ही हिंदुत्व वाला रोना भी रोया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, राजनाथ सिंह का बयान भ्रम फैलाने वाला है। ऐसी बातें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला हो रहा है। हम इससे हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच मानते हैं। जिस सिंध को पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की निशानी बता रहा है, उसी सिंध में पाकिस्तान ने कितने अत्याचार किए हैं, ये भी दुनिया से छिपा नहीं है। इसीलिए सिंध प्रांत में भी राजनाथ सिंह के बयान को समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख सिंधी नेता शफी मोहम्मद बुरफत ने कहा, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान ऐतिहासिक है। ये सिंध के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सिंध को तबाह कर रहा है। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान ने सिंध को घातक जहर बना दिया है। ऐसे हालात में भारत की आवाज हमें ताकत देती है। हम सिंध को सिंधु देश बनाकर भारत के साथ कॉन्फेडरेशन में बदलने के लिए तैयार हैं, जिससे हमारी संस्कृति और स्वतंत्रता बनी रहेगी। जैसे ही सिंध से इस तरह की प्रतिक्रिया आई, पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। वहां किस तरह की खलबली है, इस रील में देखिए। आपको बता दें कि सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। कराची जैसा अहम औद्योगिक शहर यहीं पर है, लेकिन यहाँ के लोग कई दशकों से पाकिस्तान से नाराज हैं। वो आर्थिक शोषण के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पंजाब के लोग यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करते हैं, जिसमें स्थानीय सिंध समाज के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। इसीलिए अलग सिंधु देश की मांग हो रही है। वर्ष 1972 में सिंधु देश आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी से प्रेरित था। तब से सिंध के लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब वैचारिक शुद्धिकरण का वक्त हो गया है और आज हम इसके लिए एक स्प्रे का इस्तेमाल करने वाले हैं। कई न्यूज़ मित्र ये सोच रहे होंगे, आखिर शुद्धिकरण के लिए स्प्रे क्यों? तो आपको बता दें, ये स्प्रे उन हिडमा लवर्स के लिए है जो रविवार शाम दिल्ली में प्रदूषण की धुंध में छुपकर अपना विशेष एजेंडा लेकर पहुंचे थे। जिन्होंने चेहरे पर मास्क तो प्रदूषण विरोधी लगाए थे, लेकिन उनके दिल का AQI खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के लिए फुल स्पीड में भाग रहा था। और जब इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो इसमें मौजूद कई लड़कियों ने पुलिस पर मिर्च के स्प्रे से हमला किया। इसीलिए पुलिस की आंखों में मिर्ची डालने वाले इन प्रदर्शनकारियों पर आज हम शुद्ध विचारों वाला स्प्रे करेंगे। अब तक आपने आतंक प्रेमियों की जुबान से ये तो सुना होगा, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन कल कुछ कथित नक्सल प्रेमियों ने इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया और इंडिया गेट पर नारे लगाए, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये सब कुछ रविवार शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ, जहां एनकाउंटर में मारे गए 200 बेगुनाहों की हत्या के दोषी और खतरनाक नक्सली माडवी हिडमा के चाहने वालों का झुंड आया था। वैसे तो ये प्रोटेस्ट दिल्ली में जहरीली हवा के खिलाफ था, लेकिन इसमें कुछ हिडमा लवर्स पूरी तैयारी से आए थे। शुरुआत में वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि गुस्सा हवा की खराब गुणवत्ता को लेकर है, लेकिन थोड़ी देर में प्रदूषण की धुंध हटी और हिडमा के हमदर्दों का असली चेहरा सामने आ गया। साफ हवा के नारों की जगह हिडमा अमर रहे और लाल सलाम जैसे नारों ने ले ली। अब देश के बड़े तर्कशास्त्री, समाज शास्त्री और मौसम वैज्ञानिक इस शोध में लगे हैं कि आखिर साफ हवा का एक मारे हुए नक्सली से क्या लेना देना है। आखिर दिल्ली के AQI और खूंखार हिडमा में संबंध क्या है? आप पहले हिडमा के हमदर्दों को सुनिए, फिर मिर्च के स्प्रे की कहानी भी बताएंगे। आपको इस प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि प्रदूषण सिर्फ एक बहाना था। दरअसल इनके मन में हिडमा प्रेम वाले मंगल गीत बज रहे थे, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडमा वाले पोस्टर लेकर आए थे, जिसमें नक्सली की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई थी। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया तो इनमें से कुछ लड़कियों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिसके बाद
कई सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। अब दिल्ली पुलिस ने हिंसा और अवैध विरोध के आरोप में 2 अलग-अलग थानों में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पहली कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में, जिसके आधार पर 6 पुरुष प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, जिसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मतलब अब तक 23 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इनमें से 17 प्रदर्शनकारियों को कोर्ट ने 3 दिन और 5 को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन जो लोग इंडिया गेट पर रविवार को पर्यावरण के रखवाले बनकर पहुंचे थे, उनकी बातों को भी सुनकर आपको ये पता चल जाएगा कि असल में इन्हें साफ हवा से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि प्रदूषण के विरोध में वैचारिक प्रदूषण फैलाने के लिए ये वहां आए थे। हमारे 5 साथियों को गायब कर दिया है। उसमें महिला साथी भी है, मेल साथी भी है, आदिवासी साथी भी है। उनको मार के गायब किया है। यहाँ पे महिलाओं को सेक्सुअली हरास किया है। Our 5 comrades of ours have been disappeared by the police. They have been brutally beaten. हो सकता है कोई 2 लोग हों या फिर मुझे तो नहीं पता वहाँ पे कौन था कौन नहीं था, क्योंकि एक्चुअली आप किसी प्रोटेस्ट में जाते हो तो काइंड ऑफ ग्रुप्स होते हैं कि हाँ यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आप वहाँ पे जा रहे हो। अब उस ग्रुप में कौन कौन आ रहा है वो आप नहीं कर सकते ना एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वैसा हो जाता है कि वो पॉलिटिकल फस बन जाए, तो उसमें बाकी स्टूडेंट्स की तो गलती नहीं है। एटलीस्ट आप उनके पेरेंट्स से मिलने दो उनके। संडे को या अदर डे इंडिया गेट पे लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं, कृपया यहाँ प्रोटेस्ट ना करें। इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना और जो हमारे लोगों के मूवमेंट को ईज करने के लिए जो बैरिकेड लगाए हुए थे उनको तोड़ते हुए सी हेक्सागन पे आके बैठे थे। जब इस चीज़ को नहीं सुना और लोग काफ़ी उग्र हो रहे थे, तो उनके बीच में पॉसिबल स्कफल और ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए जब उनको साइड में किया गया तो उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की और कुछ लोगों ने उनमें से चिल्ली स्प्रे का भी पुलिस पे इस्तेमाल किया। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इसमें लीगल एक्शन लिया गया है और इन लोगों को अरेस्ट किया गया। वैसे दिल्ली के इंडिया गेट पर जमा हुए खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के चाहने वालों के लिए हमने एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर उनकी दिमाग की नसों में तेज दर्द हो सकता है। आज उन्हें हिडमा का सच देखना चाहिए और बताना चाहिए, जिस हिडमा के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस पर हमला किया, जिसकी लड़ाई अगर सच में जमीन और अधिकार की थी, उस हिडमा के हाथ बेगुनाहों की हत्या से लाल क्यों थे। माडवी हिडमा वो खूंखार नक्सली था जिस पर 1 करोड़ का इनाम था और जिसे सुरक्षा बलों ने मारकर नक्सलवाद की सबसे बड़ी नस को काटा था। वर्ष 2007 में इसी हिडमा के इशारे पर छत्तीसगढ़ के रानी बोदली में आर्म्स फोर्स के 55 जवानों की हत्या कर दी गई थी। 2010 में दंतेवाड़ा में 1000 नक्सलियों ने घेर कर 76 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया था। इसका मास्टरमाइंड भी हिडमा था। 2013 में झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की हत्या हुई थी। इसकी स्क्रिप्ट भी हिडमा ने लिखी थी। सोचिए, इसी हत्यारे हिडमा के लिए ये एजेंडाधारी तारीफों के बड़े पुल बना रहे थे। इनमें ज्यादातर युवा थे, जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच होगी, जो शायद स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा और खूंखार नक्सली हिडमा के बीच के फर्क को समझने में असमर्थ हैं, जिनके विचारों में अभी से जहर की मात्रा ज्यादा हो रही है। ये खतरनाक भी है और चिंताजनक भी। हवा के प्रदूषण से ज्यादा दिमाग में जो मैकाले, मार्क्स और माओ का प्रदूषण आकर बैठ गया है और उसके साथ कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का समर्थन पाकर सत्ता में आने का जो ख्वाब आंखों में पैबस्त हो गया है, ये देश के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। लोग पॉल्यूशन के खिलाफ जो आसमान छू रहा है दिल्ली के अंदर, प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको गिरफ्तार करेंगे। भारत के अंदर ये पहली सरकार है जो जनता के खिलाफ काम कर रही है। तानाशाही ताकतवर हो रही है, तानाशाह की तरह ही वो देश के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये प्रदर्शन में सिर्फ बहाना पॉल्यूशन था, असली निशाना इनका सरकार को हिडमा के इनकाउंटर पर घेरना था। ये अर्बन नक्सल हैं, ये भेष बदल कर आते हैं, ये प्रोटेस्ट जीवी हैं। और अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी की शुरुआत आज 2 बड़े सवाल से करते हैं। पहला सवाल है कि क्या यूपी में घुसपैठियों के लिए बुरे दिन आने वाले हैं, और दूसरा सवाल यह है कि यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन से कौन परेशान हो रहा है। ये 2 सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर एक बयान दिया है, जिससे यूपी घुसपैठिए शब्द में काफी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
सीएम ने अधिकारियों और जिलों के डीएम को हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। डिटेंशन सेंटर एक तरह की जेल होती है जहां फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को तब तक रखा जाता है जब तक उनका प्रत्यर्पण न हो जाए। घुसपैठियों की इसी समस्या पर चिंता जताते हुए सीएम योगी ने जिलाधिकारियों से कहा है कि ऐसे लोग जो विदेशी हैं और अवैध रूप से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घुस आए हैं, उन्हें पहले डिटेंशन केंद्र में रखें और फिर सत्यापन करके उन्हें वापस भेजा जाए। घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रुख और एक्शन विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। वो थोड़ा परेशान है। विपक्षी नेता सरकार के दावों को गलत बता रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि घुसपैठिए भारत में घुसे कैसे। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का दावा है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए नहीं हैं, लोगों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अब तक डिटेंशन सेंटर में कितने घुसपैठिए डाले और सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं की। बीजेपी को विपक्ष के आरोपों की ज्यादा चिंता नहीं दिख रही है। वो दूसरे राज्य सरकारों से अपील कर रही है कि यूपी की तरह दूसरे राज्यों में डिटेंशन सेंटर खोले जाएं। एक बार सुनिए कौन क्या कह रहा है, फिर आपको आगे की कुंजी भी दिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जानी जाती है और उत्तर प्रदेश में भयमुक्त माहौल देना, उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसपेरेंसी व्यवस्थाओं के साथ काम करना, ये हमारी योगी सरकार का हमेशा लक्ष्य है। इसी जिम्मेदारी के साथ जनता ने जो है सरकार की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सौंपी है, तो हम उत्तर प्रदेश को एक विकसित माहौल देते हुए, एक सुरक्षित माहौल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठी। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए कहाँ है घुसपैठी, हम पता नहीं है कहाँ। चलो बिहार में बात हो या बंगाल में बात हो तब तो समझ में भी आता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ घुसपैठी हैं। और ये सरकार की जो मंशा है ये सही नज़र नहीं आती। योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया है। मुझे लगता है अन्य सरकारें भी इस आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगी, जिससे घुसपैठियों को जो इस देश के नागरिकों के सुविधाओं पर, नागरिकों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, उनको निकाला जाए। योगी जी डिटेंशन सेंटर तो खोल लीजिएगा, लेकिन जितने लोगों को डिटेन किया हुआ उनको तो पहले न्याय दे दीजिए। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो आपको घुसपैठिए याद आ रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले झारखंड में घुसपैठिए भाजपा को याद आए थे, उसके बाद बिहार में घुसपैठिए याद आए, अब बंगाल में याद आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव है तो आपको डिटेंशन सेंटर की पड़ गई। हमारी आपको चुनौती है कि झारखंड में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, इसका जरा सार्वजनिकरण कर दीजिए। यूपी में कितने घुसपैठिए हैं इसकी सटीक जानकारी सरकार ने आधिकारिक रूप से नहीं दी है। समय समय पर सरकारी सूत्र ऐसी जानकारी लीक करते हैं, लेकिन स्पष्टता की कमी रहती है। वैसे 2023 में खबर आई थी कि यूपी के 10 जिलों में 9,000 से ज्यादा रोहिंग्या हैं। यूपी एटीएस ने उस समय 74 रोहिंग्या संदिग्धों को हिरासत में लिया था। कुछ दिन पहले यूपी के 75 जिलों में घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चलाया गया था। मई 2025 में मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। सीएम योगी ने ये निर्देश जरूर दिए हैं कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोले जाएं, लेकिन फिलहाल राज्य में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। 2020 में गाजियाबाद के नंदग्राम में डिटेंशन सेंटर खोलने का ऐलान हुआ था, लेकिन विरोध के बाद इसे बंद करना पड़ा। सरकार उस पर कुछ आधिकारिक रूप से नहीं बोल रही है। लेकिन अगर यूपी से निकलकर दूसरे राज्यों की बात करें तो डिटेंशन सेंटर के मामले में असम पहले नंबर पर है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं। इनकी कुल क्षमता 3,331 लोगों की है। असम के अलावा भी कुछ राज्यों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर हैं, लेकिन संख्या स्पष्ट नहीं है। वैसे असम में जितने घुसपैठिए हैं उनके मुकाबले डिटेंशन सेंटर की संख्या काफी कम है।
असम सरकार के मुताबिक दिसंबर 2024 तक असम में लगभग 1,65,531 घुसपैठिए थे। 30,115 को अब तक डिपोर्ट यानी उनके मूल देश वापस भेजा जा चुका है। वैसे तो घुसपैठियों की चर्चा भारत में बेहद आम बात है, लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव आयोग देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चला रहा है, तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने राजनीतिक धमाका कर दिया है, जिस पर नेताओं की प्रतिक्रिया बढ़ती जा रही है। झारखंड चलते हैं, जहां एक मंत्री हैं इरफान अंसारी। वो SIR में लगे बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO को बंधक बनाने की धमकी दे रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो BLO को बंधक बना लें। वो लोगों से ये भी कह रहे हैं कि BLO उनका नाम काट देंगे, आधार कार्ड से नाम काट देंगे, उनके सारे पैसे लूट लेंगे। सोचिए ये मंत्री जी हैं और कैसे झूठ फैला रहे हैं। एक बार इनका बयान सुनिए। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा ये लोग। आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। इरफान अंसारी के इस बयान पर काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया है। बीजेपी उन पर एक्शन की मांग कर रही है, जबकि समर्थक उनका बचाव कर रहे हैं। इस सब के बीच इरफान अंसारी ने यह आरोप लगाया है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ SIR को लेकर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस की, जिसकी जांच के दौरान हर दिन हैरान करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। जांच करते हुए पुलिस फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के बेहद करीब बने एक संदिग्ध मदरसे तक पहुंची। यह अंडरग्राउंड बना हुआ मदरसा है, जिसको अभी बनाया ही जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मदरसे के निर्माण का पूरा इंतजाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर मुजम्मिल है, जिसे NIA की टीम ने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से ही पुलिस को 2900 किलो विस्फोटक मिला था। सबसे बड़ी बात है कि इस इमारत का रजिस्ट्रेशन मौलवी इश्तियाक के नाम पर है। ये वही इश्तियाक है जिसने आरोपी मुजम्मिल को किराए पर कमरा दिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस मदरसे की दीवारें 5-5 फीट चौड़ी हैं। अब एजेंसियां इस निर्माणाधीन मदरसे की पूरी जांच कर रही हैं। धौज से लगभग यूनिवर्सिटी से आधा किलोमीटर की दूरी पर ये एक मदरसा है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे के निर्माण के लिए धन को मुहैया कोई और नहीं बल्कि मुजम्मिल करा रहा था, वही मुजम्मिल जिसके किराए के कमरों से 2900 किलो विस्फोटक मिला और NIA ने उसको गिरफ्तार किया। ये जमीन है और जमीन से महज आप देखेंगे 4 से 5 फीट इसकी ऊपर दीवार है और इसको अंडरग्राउंड यहाँ पर बनाया जा रहा है। यानी कि ये इस मदरसे की छत है जो कि लगभग मुख्य सड़क से 3 से 4 फीट ऊपर है और इस मदरसे को बाकायदा अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। क्या वजह है अंडरग्राउंड बनाने की, ये सवाल खड़े हैं। एजेंसी जब जांच कर रही थी, पुलिस जब जांच कर रही थी तो उसे इस मदरसे के बारे में पता पड़ा और सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज, इस मदरसे की ये जो बाउंड्री वॉल है यानी कि जो नींव है वो है, अमूमन जो नींव होती है वो लगभग 9 से 12 इंच की होती है, लेकिन ये जो नींव है वो लगभग 4 से 5 फीट की नींव बनाई गई है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो नींव है वो इतनी चौड़ी क्यों बनाई गई है। मौलवी इश्ताक के नाम पर ये मदरसा है, जो इमारत है इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मौलवी इश्ताक के नाम पर है। इश्ताक ने ही मुजम्मिल को किराए पर कमरा दिलाया था और मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इश्ताक से भी पूछताछ की थी। ये मदरसे के अंदर का स्ट्रक्चर है, 200 गज का ये प्लॉट है, अंडर कंस्ट्रक्शन बेसमेंट टाइप में ये मदरसा बनाया जा रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस मदरसे की जो अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है उसकी वजह क्या है। कुछ चेहरे समय की धूल से ढकते नहीं बल्कि समय उन्हें और साफ कर देता है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का चेहरा ऐसा ही रहा, जिनका आज 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक दुर्लभ नायक थे।
जिसमें ताकत थी पर ताकत का शोर नहीं था, जिसमें हंसी थी पर वो हंसी माहौल में बिखरने से पहले एक क्षण ठहरती थी। आज उनकी मृत्यु की खबर आई। वो लोग जैसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक खिड़की को बंद कर दिया गया हो। धर्मेंद्र ने हमें नायक का एक अलग अर्थ दिया था। सत्यकाम में उनका चरित्र मानो आंतरिक ईमानदारी का एक्सरे था। एक ऐसा आदमी जो टूटते हुए भी अपनी नैतिकता नहीं छोड़ता। सत्यकाम की शूटिंग के समय धर्मेंद्र ने जानबूझकर अपने डायलॉग कम रखे। वो चाहते थे कि ईमानदारी उनके चेहरे और आंखों से दिखे, शब्दों से नहीं। अनुपमा में वो धीमी और सधी हुई आवाज से बनने वाले भरोसे का प्रतीक थे। चुपके चुपके में उनका किरदार हास्य का सभ्य सारथी था और शोले में जय वीरू की दोस्ती का वो पक्का वादा आज भी आम भारतीय के मन के किसी लॉकर में आदर्श की तरह सुरक्षित रखा हुआ है। धर्मेंद्र की एक बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि उन्होंने अपने फिल्मी नायक को असभ्यता के गर्द से दूर रखा। हम सबके पास धर्मेंद्र की अपनी अपनी यादें हैं, अपनी अपनी फिल्में, अपने अपने किरदार, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूमिका उनका संवेदनशील मनुष्य होना है। एक ऐसा मनुष्य जो अपने संघर्षों को छिपाता नहीं था। फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड लेते समय उन्होंने स्वीकार किया था कि वो हर साल सूट सिलवाते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, पर वो अवार्ड उन्हें नहीं मिला। फिर उन्होंने सूट सिलवाना बंद कर दिया और जब 37 साल बाद उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो उन्होंने मंच से पूरी दुनिया को कहा, इस एक ट्रॉफी ने मुझे अपने 15 पुराने अवार्ड दिख रहे हैं जो मुझे मिलने चाहिए थे। इस वाक्य में अहंकार नहीं था, बल्कि उचित सम्मान न मिलने की टीस थी। इस किस्से में एक पूरी पीढ़ी के संघर्ष की सच्चाई है, जिससे धर्मेंद्र सिर्फ अपने दौर के हीरो नहीं, हमारे अपने बन जाते हैं। धर्मेंद्र ने भारतीय दर्शक के भीतर ये उम्मीद बोई कि एक मजबूत आदमी भी इमोशनल हो सकता है, प्यार कर सकता है, रो सकता है, टूट सकता है और फिर उठकर खड़ा भी हो सकता है बिना अपना हौसला खोए। कुल मिलाकर उनकी यादें उतनी ही उजली रहेंगी जितनी उजली उनकी मुस्कान थी। हालांकि एक बात ये महसूस हुई है कि धर्मेंद्र इससे बेहतर विदाई के हकदार थे। किसी भी सेलिब्रिटी का निजी और सार्वजनिक जीवन आपस में घुल जाता है। धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा पर सिर्फ उनके परिवार का अधिकार नहीं था, बल्कि उन करोड़ों फैंस का भी अधिकार था जिन्होंने धर्मेंद्र को एक सुपरस्टार बनाया। अगर उनके संदर्भ में एक चीज़ बदलने का मौका होता तो इसे बदलना चाहिए था।